Hello 8th class students, this is part 3 of lesson convection and flame. ठीक है, एंड जो बुक्स रेफ़र की गई है वो एहसान और NCERT रहेगी। तो अब तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन: रैपिड कन्वेक्शन, स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन एंड एक्सप्लोजिव कन्वेक्शन। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल्स, जिसको हम ईंधन बोलते हैं। देखिए, ए मटेरियल विच इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड ए फ्यूल। जब किसी मटेरियल को जलाने पर हीट मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। तो बच्चों, आज हम फ्यूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर यदि आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास ये वीडियो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना। और डिलीट होने पर भी आप इसको फिर देख सकते हो। तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज हम फ्यूल से। तो ये मैंने बता दिया था, एक्सप्लोजिव कन्वेक्शन। ठीक है, आज हम किसके ऊपर पढ़ने वाले हैं बच्चों? फ्यूल्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है फ्यूल होता क्या है। तो देखिए, मैंने आपसे बताया था, ए मटेरियल विच इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज़ कॉल्ड ए फ्यूल। वो मटेरियल जिसको जलाए जाने पर वो हीट बनाता है वो क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। सम ऑफ कॉमन फ्यूल्स: वुड, कोयल, एलपीजी, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड बायो गैस। ये सभी किसके एग्जाम्पल है बच्चों? फ्यूल के हैं, है ना। ए फ्यूल इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ये बात सही है। जो ईंधन होता है वो एनर्जी का बहुत ही बढ़िया, जो फ्यूल होता है वो एनर्जी का बहुत बढ़िया सोर्स होता है। अब जो ये हीट बनी ना, इसको हम या तो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्टली कैसे? उसका खाना बना लेंगे, टू मेकिंग कुक फूड एंड फॉर रनिंग मोटर व्हीकल्स एंड मोटर फैक्ट्री, है ना। मोटर फैक्ट्री जैसे कि अपनी मोटर व्हीकल्स में यूज़ कर ईंधन, जैसे आप जानते हैं पेट्रोल वगैरह डलता है गाड़ियों में, डीजल डलता है, तो ये इंजन के अंदर जहाँ जलता है ना, फ्लेम रहती है, वो फ्लेम के अंदर तेल डलता है, वो फ्लेम जलती रहती है, जिससे फिर मोटर बाइक के अंदर मोटर वो घूमती रहती है। एक तो ये, या फिर इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जो वायर के अंदर जो आप आज घर पे बैठे फ़ैन चला रहे हो, ये कहीं ना कहीं फ्यूल से ही बनी एनर्जी है, पर ये एनर्जी डायरेक्ट फ़ैन यूज़ नहीं कर सकता, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट थर्मल पावर स्टेशन। जहाँ बिजली बनती है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल। थर्मल मतलब हीट, थर्मल पावर स्टेशन। अब जो ये फ्यूल होते हैं ना बच्चों, ये तीन तरह के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन से फ्यूल्स कितने तरह के होंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब वो कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड फ्यूल्स कौन कौन से हैं। तो सॉलिड फ्यूल्स रहेंगे वुड, चारकोल, कोयल, कोक, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड काऊ डंग केक्स, जिसको हम उपड़े बोलते हैं। ये सॉलिड होते हैं ना भाई। बात करें लिक्विड की, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये किसके हैं? लिक्विड के। बात करें गैस फ्यूल में, तो ये है नेचुरल गैस, अभी सुना है, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस जो गोबर वगैरह से बनाया जाता है, और कोयल गैस जो कोयले से निकल बनाया जाती है। ये एग्जाम्पल किसके हो गए? गैसेस के। तो तीन तरह के फ्यूल होते हैं, सॉलिड, है ना। तो पहला रहेगा कौन सा? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैसियस। और इसके ये तीनों के क्या कर लेंगे आप? एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले बच्चों। अब ये बातें पढ़ने के बाद, ये बातें आ चुकी हैं सारी की सारी। अब ये बताते हैं सीएनजी, तो आप जानते हैं ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, है ना। डीजल के सीएनजी ये यूज़ करते हैं। अब भाई जो मेन है ना, वो ये ध्यान रखना, फ्यूल एफिशिएंसी और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैलोरीफिक वैल्यू जो आपको डिस्टर्ब करेगा, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ना। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? फ्यूल एफिशिएंसी या फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। अब ध्यान से समझो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। देखिए, 1 लीटर डीजल और 1 लीटर पेट्रोल दोनों जलाया जाए, तो कहते हैं कि पेट्रोल एक वैल्यू उतनी है, मतलब क्वांटिटी उतनी है, 1 लीटर ही है, पर 1 लीटर डीजल को बर्न करने पर हीट कम बनती है बजाय 1 लीटर पेट्रोल को बर्न करने से। इसलिए जो डीजल की गाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें पावर नहीं मिलेंगी इतनी। हाँ, पेट्रोल की बने तो उसमें पावर हो सकती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये हीट से रिलेटेड है बच्चों। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है, अब सीधी बात समझो, 1 किलोग्राम सब्सटेंस को जलाने पर
1 किलोग्राम सब्सटेंस को कंप्लीट मतलब उसका कन्वेक्शन करना है, अच्छी तरह जला देना है। जो हीट निकलेगी ना, जो हीट बनेगी वो क्या कहलाई जाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कहलाई जाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू। और हर अमाउंट को जलाने पर अलग अलग हीट निकलती है, इसलिए कैलोरीफिक वैल्यू की भी अलग अलग होती है। हाँ, अब इसकी यूनिट क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे हम कि कैलोरीफिक वैल्यू है? तो इसकी यूनिट रहेगी किलो जूल, ये रही किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। जिसके पीछे ये यूनिट लग जाए ना, समझ लेना वो किसकी वैल्यू है, तो वो रहेगी आपकी बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू है, वो कैलोरीफिक वैल्यू होगी आपकी। ठीक है ना? तो देखिए क्या लिखता है, लिखता है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड by the complete burning of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value। 1 किलोग्राम फ्यूल को, ईंधन को जलाने पर उसका कंप्लीट बर्निंग कंबेक्शन करने पर जो हीट निकलती है वो क्या कहलाई जाती है? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ? चलते हैं अब आगे हम लोग। वी नो डैट कैरोसिन इज ए फ्यूल। नाउ व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ कैरोसिन इज बर्न कम्प्लीटली, देन 4500 kilojoule of heat energy is produced. So the calorific value kerosene is 4500 kilojoule। इतनी बन जाएगी, ये रही। अब मैं आपसे कुछ टेबल दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपसे कैलोरीफिक वैल्यू दिखाई गई है। क्या आप बता सकते हैं किसकी फ्यूल की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काऊ डंग केक की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है ना बच्चों। काऊ डंग केक की नहीं, काऊ डंग की तो केवल कितनी है? 6000 to 8000 किलो जूल पर किलोग्राम, ये कम है। वुड की भी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं, चलो कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी बच्चों कहाँ? तो ये भी कम है, ये भी कम है। अब यहाँ देखिए LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी देखने को मिल रही है ना। इससे भी ज़्यादा एक और मिल रही है, सॉरी एक सबसे ज़्यादा और भी मिल रही है, और वो कौन सी रहेगी आपकी? तो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। ये है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस की 150,000 किलो जूल पर किलोग्राम, लगभग 1.5 लाख किलो जूल पर किलोग्राम है। ठीक है ना, तो 1.5 लाख किलो जूल पर किलोग्राम है, ये 55,000 की समथिंग है। ठीक है ना, 55,000 ही है ये तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कैलोरीफिक किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है? तो आप बोलेंगे किसकी बच्चों? हाइड्रोजन गैस की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या लिखते हैं, बाई सेइंग दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम, वी मीन दैट 1 kilogram of LPG is burned completely, then it will produce 55,000 kilojoule of heat energy। इसका मतलब ये हुआ 1 किलोग्राम यदि हम LPG को जलाएंगे तो इतनी हीट 55,000 किलो जूल एनर्जी मिल जाएगी। इसका मतलब ये वही मैंने आपसे बता दिया था। उपले में भाई बहुत कम होती है ना। द सेम अमाउंट ऑफ काऊ डंग केक और कोयल, दोनों में बराबर होती है। कोयल में और काऊ डंग केक में लगभग एक जैसी ही होती है। ये NCERT क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब जो फ्यूल जो हम लेके आते हैं, जैसे वो LPG हो, चाहे वो पेट्रोल हो, है ना, चाहे वो काऊ डंग केक हो, तो हम एक अच्छा फ्यूल किसे कहेंगे कि भाई ये गुड फ्यूल है? देखो, गुड फ्यूल होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना चाहिए। भाई इतने सारे उपले हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे तो इनको रखेंगे कहाँ? दूसरा, इतनी जलाने पर इतनी हीट भी नहीं करता, इसलिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी नहीं है, इसलिए कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, है ना। और वो आसानी से जल जाना चाहिए, जलने पर राख नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। उसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। और उसमें जलाने के बाद हार्मफुल गैस नहीं निकलनी चाहिए, और वो सस्ता भी हो ताकि सब उसको ख़रीद लें, वो आसानी से मिल भी जाए। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों किसकी? फ्यूल्स की। तो मैं आपसे बता देता हूँ मैंने कौन कौन सी बताई। एक तो ये, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट,
it has a proper ignition temperature, it does not produce any harmful gas, it is cheap, readily available and easy to transport। ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो किसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, एक आइडल फ्यूल की आ जाएंगी, एक गुड फ्यूल उसे कहा जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि गुड फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप ये फिफ्थ करेक्ट 5 ही हैं, ये 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप बता सकते हो कि किसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी, एक बच्चों गुड फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है बच्चों नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है फ्लेम। फ्लेम जिसको आप लोग ज्वाला भी कहते हो, लपट भी कहते हो, है ना, लपट बोलते हैं जिसे हम लोग, फ्लेम है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये हिस्सा, ये एक फ्लेम है, ठीक है ना। ये कैंडल है और ये इसके ऊपर क्या हो गई, एक फ्लेम। ये एक बर्नर है, गैस का बर्नर, उसके ऊपर होगा। ये एक लैंप है और उसके अंदर ये फ्लेम दिखा रखा है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लेम। बच्चों मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि फ्लेम का मतलब क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया भाई, देखो बात कैंडल की करें, ये कैंडल है, इस कैंडल में ये जो मोम है, वैक्स है, ये सॉलिड स्टेट में है। पर जैसे ये ऊपर पहुंचता है हीट की वजह से वो किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड में। और लिक्विड से यहाँ से उसके ऊपर धागे से होता हुआ फिर वो किस में चला जाता है, गैसीय स्टेट में। और यहाँ पर उसका फिर बर्निंग हो जाता है, और बर्निंग से क्या बन जाती है बच्चों, आपकी एक फ्लेम बन जाती है। तो ए फ्लेम इज ए रीजन वेयर कन्वेक्शन और बर्निंग ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस। आया समझ में कि एक फ्लेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं, मैंने बताया ना कि सॉलिड हुआ, फिर किस में बदल गया, फिर बदल गया वो लिक्विड में, फिर किस में बदल गया वो गैस में, है ना। तो और फिर वहाँ और कहाँ किस में बदल गया फिर वो, तो फिर वो बदल गया आपका फ्लेम के अंदर। फ्लेम के अंदर गैसियस सब्सटेंस क्या हो गए, वेपर, है ना, वेपराइज हो गए इसके अंदर। तो भाई ध्यान रखना, ए फ्लेम इज ए रीजन, एक फ्लेम एक वो रीजन है, एक इस जगह है जहाँ पे गैसियस सब्सटेंस का कंबेक्शन होता है। ठीक है ना, किसका, गैसियस सब्सटेंस का कंबेक्शन, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं और हीट और लाइट देते हैं, इसी को तो कंबेक्शन कहते हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं। ऑल द गैसेस विच अंडरगोज कंबेक्शन प्रोड्यूस फ्लेम। सही बात है, जितनी भी गैस होंगी और जिनका कंबेक्शन होगा वो क्या देंगी बच्चों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी नोट करना बच्चों इसको। ये लिखता है ऑल द गैसेस विच अंडरगोज कंबेक्शन प्रोड्यूस फ्लेम। जितनी भी गैस है यदि उनका कंबेक्शन हो जाए तो वो क्या पैदा करेंगी, फ्लेम करेंगी। बट दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल विच वेपराइज ऑन बीइंग हीट बर्न विद ए फ्लेम। पर जो लिक्विड और सॉलिड जिनका वेपराइज हो जाएगा गर्म करने से, वेपराइज का मतलब गैस में बदल जाएंगे बच्चों, जो सॉलिड और लिक्विड वेपर में बदलेंगे, गैस में बदलेंगे, वो फ्लेम के साथ जलेंगे। याद रखना, किसके साथ जलेंगे, फ्लेम के। तो अब बताओ, एलपीजी, बायोगैस, कैंडल, कैम्फर, कपूर बोलते जिसको, मैग्नीशियम, कैरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, क्या ये फ्लेम के साथ जलते हैं, बोलेंगे जलते हैं। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर क्योंकि वेपराइज हो जाते हैं गर्म करने पर। क्या हो जाते हैं, वेपराइज। तो मैं पूछूंगा भाई कोयला फ्लेम के साथ क्यों नहीं जलता, तो आप सीधा आंसर करोगे कि सर ये वेपराइज नहीं होता। क्या नहीं होता, वेपराइज नहीं होता, जिसकी वजह से ये फ्लेम के साथ नहीं जलता, ये सुलगता है बस। तो देखो कोयल आल्सो डज नॉट बर्न प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, देखो बोल्ड अक्षरों में लिख दिया गया है, कोयल आल्सो डज नॉट बर्न प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, है ना। चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग ए, चारकोल भी नहीं करता। तो इसका रीजन आपको पता लग गया क्यों नहीं करता। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब आपकी फ्लेम येलो कलर की बन जाए, पीले कलर की बन जाए, तो समझ लेना वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं जा रही। जब when the oxygen supply or air is insufficient, then the fuel burn incompletely producing mainly a yellow flame। तो वो किस कलर की फ्लेम निकाल देता है, येलो कलर की फ्लेम निकाल देता है। द येलो फ्लेम इज काज बाई ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न कार्बन, है ना। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है कि इस येलो फ्लेम
की वजह से ही लाइट बनती है। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, दिस येलो फ्लेम प्रोड्यूस लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कैंडल में जो पीला कलर का जो हिस्सा देखते हो, जब मैं दिखाऊंगा कैंडल जब आएगी, तो जो पीले कलर का जो पार्ट है, ठीक है ना, उसी की वजह से वो लाइट बनती है। यदि एक कलर कैंडल के अंदर पीले रंग का कलर ना बने तो वो लाइट नहीं देगा। सो इट इज़ सेड टू बी ए लुमिनस फ्लेम। लुमिनस का मतलब होता है लाइट गिविंग फ्लेम, मतलब कि जो लाइट देता है। लुमिनस का इन्वर्टर भी आता है, तो वो लाइट से लिया गया है, ठीक है ना। अब समझो कैसे। तो सॉलिड था, लिक्विड में गया, लिक्विड से वेपर में गया, है ना। तो कुछ तो जल जाते हैं, कुछ कार्बन जो होते हैं वो तो जल जाते हैं, कुछ नहीं जल पाते। When wax burn in the form of candle, it burns with a yellow luminous flame. Thus, the color of candle flame is mainly yellow. अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि इनका येलो कलर क्यों होता है। बस इतना याद रखो, जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो कौन सी फ्लेम, किस कलर की फ्लेम मिल जाएगी, येलो कलर की। और येलो कलर का दूसरा नाम क्या है, लुमिनस फ्लेम कहते हैं, ठीक है ना, मेनली येलो। चलो जैसे कि कैरोसिन की बात करें तो कैरोसिन के जलाने पर भी येलो कलर की फ्लेम बनती है, जिसको हम लुमिनस फ्लेम बोल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए ये एक कैंडल का दिखाया गया डायग्राम है, वैक्स, किस तरह से वैक्स कैंडल बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए येलो फ्लेम। और ये एक एलपीजी बर्नर है, किचन के अंदर एक स्टोव है जो ब्लू फ्लेम कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जब ऑक्सीजन सफिशेंट हो, जब पूरी मिल रही हो, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशेंट देन द फ्यूल बर्न कम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग ब्लू फ्लेम। यदि ब्लू कलर की मिल रही है तो आप समझ जाओ इसको ऑक्सीजन पूरी मिल रही है। दिस ब्लू फ्लेम डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट, पर ये लाइट पैदा नहीं करेगी। आप सोचोगे ऑक्सीजन पूरी मिल रही है तो लाइट नहीं मिलेगी। इट इज सेड टू बी नॉन लुमिनस फ्लेम। तो याद रखना, मैं आपको याद भी करवाता चल रहा हूँ। येलो कलर को तो हम क्या बोलते हैं, लुमिनस। ब्लू को बोलते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम। क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस फ्लेम बोलते हैं ब्लू को बच्चों, ठीक है ना। ये दिखा रखा, नॉन लुमिनस फ्लेम। इन एलपीजी स्टोव और किचन द एलपीजी burns with a blue flame which is non-luminous. The blue flame is produced when the complete convection of fuel take place, ठीक है ना। वहाँ पे पार्सली कन्वेक्शन होता है, यहाँ पे कंप्लीटली कन्वेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे क्योंकि क्योंकि देखो सीधी बात है, पार्सली जब पूरी ऑक्सीजन ना मिले और कंप्लीट जब जहाँ पूरी ऑक्सीजन मिल जाए तो वो कंप्लीट कन्वेक्शन है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ये आता है भाई, ये क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा कि एलपीजी सॉरी फ्लेम का डायग्राम बनाओ। तो देखो पहले मैं आपको फ्लेम दिखा देता हूँ। ये एक फ्लेम दिखाई गई है, ठीक है ना। तो ये आपको बनानी है भाई, ठीक है ना। आप बच्चों को अपनी रफ कॉपी के अंदर फ्लेम का डायग्राम बना के देखना है कि क्या आप ऐसे ही बना पाते हो। तो बच्चों ये जो फ्लेम देख रहे हो ना आप लोग, इस फ्लेम के अंदर ये जो हिस्सा है येलो कलर का, इसको हम बोलते हैं मिडल जोन। क्या बोलते हैं, मिडल जोन। ये जो अंदर का है ये हिस्सा है ना, जो ये होता है इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर का। और किस कलर का होता है ये, ब्लैक। और ये बहुत ही कम गर्म होता है, लीस्ट हॉट पार्ट। एक मोमबत्ती के फ्लेम के अंदर का सबसे गर्म, सबसे ठंडा भाग यही होता है। बीच वाला जो होता है ये बीच का ही होता है, ना गर्म ना ज़्यादा। और भाई सबसे गर्म जो हिस्सा होता है ना वो होता है ऊपर का ये हिस्सा। ये हिस्सा होता है ना ऊपर का, ये हिस्सा जो मैं आपसे दिखा रहा हूँ, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो एक कैंडल में यदि ऊपर की लपट जो लग जाती है ना वो बहुत दर्द करती है भाई। इसको हम बोलते हैं आउटर जोन। किस कलर का होता है, ब्लू। मिडल आप देख रहे हैं येलो कलर का, और ये किस कलर का होता है, ब्लैक। मैंने बताया था यहाँ पे कौन सा कन्वेक्शन होता है, पार्शियल कन्वेक्शन होता है। यहाँ पे कौन सा कन्वेक्शन होता है, कंप्लीट कन्वेक्शन होता है। ये बातें मैंने आपसे बता दी हैं, ठीक है ना। ये वैक्स कैंडल है, ये विक है, और यहाँ से ये काम चलता है बच्चों। तो ये थी फ्लेम का डायग्राम, ये बातें मैंने सब बता दी। अब ये लिखेगा, ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। अब क्योंकि इनके टेम्परेचर भी अलग अलग, वही सब बातें बता दी मैंने। इनर मोस्ट जोन फ्लेम इज डार्क, ब्लैक होती है, ठीक है ना। जोन ऑफ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न वेपर ऑफ कम्बिस्टेबल मटेरियल। द इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट हॉट पार्ट। ये मैंने आपसे बता दिए हैं सारी बातें। मिडल जोन के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे बताता हूँ कि जो मिडल जोन है इसको लुमिनस फ्लेम बोलते हैं। अब लुमिनस क्यों बोलते हैं, देखो भाई इसका रीज़न ये है, ये कार्बन पार्टिकल है ना,
जब ये जलते हैं, जब ये आते हैं यहाँ पे, तो ये वाइट हॉट बन जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये वाइट हॉट बन जाते हैं तो अपने अंदर से ये क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, है ना। इसलिए इसको लुमिनस फ्लेम बोलते हैं। देखिए लिख रहा है भाई ये बातें, दीज कार्बन पार्टिकल becomes white hot and emit light, so it is the glow of hot carbon particle। इसलिए ये किसकी वजह से है, ये पार्टिकल्स की वजह से, कार्बन पार्टिकल की वजह से है। देखो आपको मैं बताऊं, आपने देखा होगा कि बच्चों कई बार हमारी नानी या फिर घर में आपने देखा होगा कि माता जी कई बार क्या होती है कि एक दीवा बनाती है, दीवे में क्या रखती हैं, सरसों का तेल रखती हैं। सरसों के तेल से और एक वहाँ पे मोमबत्ती से या एक कह सकते हो कि बात से थोड़ी देर रख के और काले रंग का एक पाउडर बना लेती हैं, उसमें नीम के पत्ते डालती हैं, जिसको आप काजल बोलते हो, फिर वो आँखों में लगाया जाता है। तो बच्चों वो जो काले काले रंग का जो वो पाउडर है ना, उसी को हम कार्बन पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन पार्टिकल। ये वो कार्बन है जो जला नहीं, इसको बोलते हैं अनबर्न, जो जला नहीं। तो ये वो जोन है जहाँ पे कुछ पार्टिकल जड़े नहीं जड़ेंगे, फिर वो ऊपर चले जाएंगे, फिर वो काला देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, दीज कार्बन पार्टिकल बिकम वाइट हॉट एंड बिकम लाइट। तो ये यहाँ पे जब ये आते हैं ना कार्बन पार्टिकल, तो ये गर्म हो जाते हैं और अपने अंदर से लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, ठीक है ना। दिस कार्बन, सो इट इज़ द ग्लो ऑफ हॉट कार्बन पार्टिकल। सो इसलिए यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे कार्बन के हॉट पार्टिकल से यहाँ पे लाइट इमिट करते हैं। या फिर आप ये सीधी याद रख लो कि इसका नाम लुमिनस फ्लेम है, यहाँ पे पार्शियल कन्वेक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आउटर मोस्ट जोन, ये मैंने बताया था, ये नो लुमिनस जोन होता है। ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है भाई, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी के अंदर होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये एक सुनार है गोल्डस्मिथ, ठीक है ना, जो एक पाइप से इसमें हवा डाल रहा है और यहाँ पे केरोसिन ऑयल डाल रखा है और यहाँ पे कोई चीज़ है उसको पिघला रहा है। एक्चुअली क्या करता है, जब ये इसके अंदर से एयर डालता है तो जो कन्वेक्शन पूरी तरह से नहीं हुआ, देखो कन्वेक्शन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन यदि पूरी नहीं मिल रही तो ये अपनी माउथ से इसमें क्या डाल रहा है, ऑक्सीजन डाल रहा है, जिससे कन्वेक्शन इनकम्प्लीट से कंप्लीट हो जाएगा, ये पार्शियल से पूरा हो जाएगा। और ये पूरा होगा तो लाइट और हीट भी हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। और जब हीट ज़्यादा मिलेगी तो ये जो आर्टिकल जो यहाँ पे रख रखा है ये पिघल जाएगा ताकि इसको कोई शेप दे जा सके। तो ये इसलिए कहा जाता है बच्चों, ठीक है, आया समझ में। अब आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। कहता है कि जब इन फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो बदले में भाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो हमारे लिए नुकसान है। जैसे कि द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस अनबर्न कार्बन पार्टिकल इन द एयर। जब आप लकड़ी, कोयल, पेट्रोलियम को जलाते हो तो धुएं के रूप में, जिसको हम बोलते हैं धुआं, काले रंग का धुआं, एक्चुअली वो कार्बन के पार्टिकल होते हैं जो जड़े नहीं, ये सांस के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं और हमें बीमारियां कर देते हैं, जैसे अस्थमा। ये लिख रखा है ना बच्चों, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, डिजीज सच ऐसे अस्थमा, इसकी वजह से होता है। दूसरा, इनकम्प्लीट कन्वेक्शन ऑफ फ्यूल्स ड्यू टू इनसफिशिएंट एयर प्रोड्यूस ए वेरी पॉइजनस गैस जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है, जहरीली गैस का उदाहरण दीजिए तो आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एक्सेसिव इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैन किल ए पर्सन, मार भी सकती है। इसलिए हमें ऐसे रूम में नहीं सोना चाहिए जहाँ पे कोई चीज़ जल रही है पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि उसके ना मिलने से आप सभी जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी और उसे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर इन द इन्वायरमेंट। जब हम किसी फ्यूल्स को जलाते हैं बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं किसका कारण है, ग्लोबल वार्मिंग। आप जानते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर ट्रैप सन हीट रे बाय प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। और आगे चल के फिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि सन से जो रेज है ना उनको पकड़ लेती है, वह जाने नहीं देती, जिससे जो बर्फ़ की जो ग्लेशियर हैं, पहाड़ है, वो पिघलने लग जाते हैं। और बच्चों यदि बर्फ़ के पहाड़ पिघलने लग गए तो एक ऐसा टाइम आएगा जब पानी सूख जाएगा और पानी पीने योग्य पानी ही नहीं रहेगा। तो पानी के बिना जीवन संभव नहीं है,
इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर caused by the excessive amount of carbon dioxide in the air। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आती जा रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ता जा रहा है जिससे पानी सूखता जा रहा है ना। बहुत जल्दी जल्दी ग्लेशियर पिघलने लग रहे हैं, और एक समय ऐसा होगा जब पानी नहीं रहेगा तो सभी समुद्र के पानी सूख जाएंगे, नदियाँ सूख जाएंगी, और भाई पानी के बिना लाइफ पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम अपनी सारी लाइफ और प्रॉपर्टी खो देंगे। तो बच्चों देखिए कितना भारी नुकसान है। देखो कहते हैं कि पहले के समय, रामायण महाभारत के समय में इतनी गर्मियाँ नहीं थी, क्योंकि पहले पंखे भी नहीं होते थे भाई उस समय, तो युद्ध भी चलते थे, तो बिना फ़ैन के काम चलता था। आज बिना फ़ैन के काम ही नहीं चलता। क्यों? क्यों कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा रिलीज़ हो गई है कि टेम्परेचर बढ़ गया। उस समय इतनी गर्मी नहीं थी, आप कह सकते हो, क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उतना नहीं होता था। ठीक है ना। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोयल, पेट्रोल, डीजल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जी बिल्कुल, जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बच्चों? मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये पानी में, हवा में चली जाती है, आगे चल के ये फिर चल के ये क्या करती है? ये हमारे लंग्स को ख़राब करती है, हमारे लंग्स को ख़त्म कर देती है। इट मे डैमेज आवर लंग्स। द बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द engine of vehicle can also release nitrogen oxide into the air। sulfur dioxide and nitrogen oxide produced by burning of fuel dissolve in rain water and form acid rain। अब पूछेगा ये सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड और किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करती हैं? रेन, एक बारिश बनाती है, और इस बारिश का नाम है एसिड रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड रेन। देखो ये रहा एसिड रेन। और एसिड रेन आप जानते हैं, जहाँ एसिड रेन पड़ती है वहाँ पूरे के पूरे जंगल और पूरे पूरे जो एक्वेटिक एनिमल है वो ख़त्म हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि एसिड रेन के अंदर जो पीएच होता है वो एसिड हो जाता है, और जो समुद्र के अंदर जो एनिमल्स हैं वो बेचारे उस पीएच को झेल नहीं पाते, जिससे वो मर जाते हैं। ठीक है ना। प्लांट भी नहीं झेल पाते, जिससे वो सूख जाता है, और फिर भाई प्लांट की भी डेथ हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो इसे ये नुकसान, तो देखो कितने सारे नुकसान हैं। कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कहीं सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, तो कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्यूल्स को जलाने के देखिए कितने सारे नुकसान हैं। अब बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी बहुत ही अच्छा फ्यूल है, और इसके जलाने से, है ना, एयर पोल्यूशन बहुत कम हो गया है हमारे। और देखो इसके जलाने से हार्मफुल गैस निकलती है, और पर बहुत कम निकलती है। व्हेन सीएनजी बर्न्स इट प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। मैंने आपसे बोला ना सीएनजी बढ़िया है बच्चों इनसे, क्योंकि सीएनजी के जलाने से हार्मफुल गैस नहीं निकलती, इतनी नहीं निकलती, ना के बराबर निकलती है। और दूसरी बात, ये धुएं के साथ नहीं जलती, इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक। तो इसलिए सीएनजी के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। बात करें लकड़ी के ऊपर, तो लकड़ी की तो बात ही क्या करें। वुड हैज़ बीन यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर सेंचुरीज। काफ़ी टाइम से हम लकड़ी का यूज़ करते आए हैं, है ना। गाँवों के अंदर तो अब भी लकड़ी का यूज़ करते हैं। लकड़ी के जलाने से बहुत सारी मात्रा में धुआं निकलती है, और वो हम बहुत इंसान के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक। उससे क्या हो सकती है? सांस की बीमारी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ का मतलब ये होता है श्वास संबंधित बीमारी हो जाती है। ट्री प्रोवाइड अस विद ए मैनी यूजफुल सब्सटेंस व्हेन ट्रीज आर कट। सीधी बात है, ईंधन के लिए हम लकड़ी चाहिए, और जब हम ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए तो पेड़ को काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इससे भी नुकसान हो जाएगा। आगे क्या लिखता है? पेड़ों को काटने से डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, जिससे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एलपीजी इज़ ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब देखिए क्यों बढ़िया है। तो देखो एलपीजी की खासियत है, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है लकड़ी से। एलपीजी बिना धोए छोड़े जलता है। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, वो जल्दी ज़्यादा गर्म करेगा किसी चीज़ को बजाय लकड़ी से। तो बच्चों ये थे एलपीजी वुड से बढ़िया होता है। एलपीजी इज़ बेटर फ्यूल देन वुड, ये क्वेश्चन बन जाता है यहीं से ही। तो ये 3 पॉइंट बता देना आप कि एलपीजी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, एलपीजी बर्न्स होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक, एलपीजी बर्न्स कम्प्लीटली होता है और जलने पर कोई राख वगैरह भी नहीं छोड़ता, है ना। और जबकि लकड़ी ऐसा करती है।
तो बच्चों ये था आपका लेसन कन्वेक्शन एंड फ्लेम। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसके लेसन रोज़ के 2-2 कर रहे होंगे, तो ये लेसन अब आपका ख़त्म हो जाता है और इसके क्वेश्चन आंसर आपने भी शायद ख़त्म कर लिए होंगे। जब स्कूल खुलेंगे तो आपसे इनके क्वेश्चन आंसर हमसे आप लोगों से सुनेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर एक नए लेसन के साथ।